हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हमको इनकम टैक्स के अंतर्गत पढ़ना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब पूंजीगत संपत्तियां। अगर करदाता के पास कोई पूंजीगत संपत्ति है, उसको बेचने से उसको जो आय हो रही है वो हमारे इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल गेन या पूंजीगत संपत्तियाँ। कैपिटल गेन या पूंजीगत संपत्तियां। देखिए, यदि किसी करदाता के पास कोई पूंजीगत संपत्ति है, अगर किसी करदाता के पास कोई पूंजीगत संपत्ति है जैसे मान लीजिए कि उसका मकान है, उसके पास कोई कृषि योग्य भूमि है, उसके पास कुछ जेवरात हैं, उसके पास कुछ शेयर हैं, कुछ प्रतिभूतियां हैं, उसके पास कोई उसका व्यवसाय है, मतलब ये जो भी पूंजीगत संपत्तियां हैं, इन पूंजीगत संपत्तियों को यदि करदाता बेच देता है, इन पूंजीगत संपत्तियों को क्या करता है, अगर कोई करदाता बेच देता है और उसको बेचने के बाद, उन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने के बाद जो आय आती है, जो आय होती है, वो आय आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि करदाता के पास कौन सी ऐसी पूंजीगत संपत्ति है जिसको बेच रहा है और उसको बेचने के बाद उसको कितनी आय हो रही है, उसको बेचने के बाद उसको कितनी आय हो रही है। तो देखिए, इनकम टैक्स के अंतर्गत पूंजीगत संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत एक करदाता की जो पूंजीगत संपत्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, मतलब अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति, और दूसरी है दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति। नंबर बी में आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ये तो आपकी हो गई अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति, और ये हो गई दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति। तो इस प्रकार से इनकम टैक्स के अंतर्गत दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक तो अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति और दूसरी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। अब अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या है और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या है, इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। तो देखिए, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति से आशय, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो करदाता के पास 36 महीने से कम समय तक रही हों, जो करदाता के पास 36 महीने या इससे कम समय तक रही हों, तो वो क्या होती हैं, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कितने दिन, 36 महीने या इससे कम रही हों। परंतु यदि करदाता ने अंशों को क्रय किया हुआ है, करदाता के पास यदि अंश हैं, शेयर्स हैं, और वह किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में वो सूचीबद्ध हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म बनने के लिए जो उनकी लिमिट है तो वह है 12 महीने या उससे कम अवधि। समझ रहे हैं, अगर किसी करदाता के पास कोई संपत्ति 36 महीने या उससे कम समय तक है तो वह तो हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। परंतु यदि अंशों की दशा में ये जो अवधि 36 महीना नहीं है बल्कि ये 12 महीना है, अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में किसी करदाता के जो शेयर उसने क्रय कर रखा है वो यदि वहाँ सूचित हैं, लिस्टेड हैं, तो वो यदि 12 महीना या इससे कम अवधि तक हैं तो वो अल्पकालीन माने जाएंगे। ठीक है, परंतु यदि करदाता का भूमि और भवन है तो उस दशा में जो ये लिमिट है 36 महीने की, तो भूमि और भवन की दशा में 36 महीना नहीं है बल्कि वो 24 महीना है।
भूमि भवन में वो क्या है, वो लिमिट हमारी 24 महीने है कि यदि कोई भूमि या भवन करदाता के पास 24 महीने या इससे कम अवधि तक है तो वह शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, और इससे अधिक अवधि तक है तो वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। माने करदाता के पास यदि कोई पूंजीगत संपत्ति 12 महीने अंशों के संबंध में, भवन या भूमि के संबंध में 24 महीने और अन्य संपत्तियों के संबंध में 36 महीने या उससे कम अवधि तक रही हों तो उनको हम अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति कहते हैं। और इसी प्रकार से दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति हम उन संपत्तियों को कहते हैं जो करदाता के पास 36 महीने से ज़्यादा समय तक रही हों। दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जो करदाता के पास 36 महीने से अधिक समय तक रही हों, या यदि करदाता की अगर पूंजीगत संपत्ति में अंश शामिल हैं, शेयर्स शामिल हैं, तो वह 12 महीने से अधिक समय तक करदाता के पास रहे हों। यदि करदाता के पास भूमि और भवन है तो भूमि और भवन का समय क्या है, 24 महीना। माने अगर किसी करदाता के पास भूमि और भवन 24 महीने से अधिक समय तक है तो वो दीर्घकालीन बन जाती है। तो इस प्रकार से जो मतलब इनका टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, तो दीर्घकालीन संपत्ति और अल्पकालीन संपत्ति के समय में एक निश्चित तिथि है। उस तिथि के आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये पूंजीगत संपत्ति अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। माने सभी संपत्तियों का जो समय है वो 36 महीने या इससे कम समय तक अगर संपत्तियां करदाता के पास रही हों तो वह अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियां हो जाती हैं। परंतु ऐसे अंशों के संबंध में जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वह 12 महीने से कम समय तक रही हों तो, और या भूमि और भवन किसी करदाता के पास 24 महीने या इससे कम समय तक रहे हों तो वह अल्पकालीन हो जाते हैं। परंतु यही संपत्ति यदि 36 महीने से अधिक समय तक करदाता के पास हैं तो वह दीर्घकालीन हो जाती हैं। कोई अंश हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीगत हैं, सूचित हैं, तो वह 12 महीने से अधिक समय तक हैं तो वह अंश आपके दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति बन जाते हैं। इसी प्रकार कोई भूमि या भवन है वो किसी करदाता के पास 24 महीने से अधिक समय तक है तो वह दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या है और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति क्या है। अब इनकम टैक्स में आपके दिया हुआ है अल्पकालीन पूंजी लाभ निकालना है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ निकालना है। तो ये अल्पकालीन पूंजी लाभ क्या है और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ क्या है, तो उसके संबंध में आपको जानना चाहिए कि अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ होता है उसको हम अल्पकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। मतलब अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ होता है वो क्या होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय से जो लाभ होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए, एक तो अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन हम आपको बताते हैं। आप समझ गए होंगे कि एक करदाता अगर अपनी कोई पूंजीगत संपत्ति बेच रहा है तो उस पर आपको लाभ निकालना है। तो यदि करदाता की संपत्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और यदि करदाता के पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे निकालते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए आप जानते होंगे कि केवल तभी निकलता है जब करदाता ने कोई अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेच दी है या अल्पकालीन अपनी कोई पूंजीगत संपत्ति बेच दी है, तो वहाँ पर क्या निकाला जाएगा, वहाँ पर निकाला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या अल्पकालीन पूंजी लाभ। अब जब आप बेचेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेल विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सेल प्रोसीड। सबसे पहले हम लिख देते हैं सेल प्रोसीड या इसको कहते हैं ट्रांसफर वैल्यू। ट्रांसफर वैल्यू। और कभी कभी सरकार क्या करती है कि अनिवार्य रूप से किसी संपत्ति को ले लेती है,
क्या करती है, अनिवार्य रूप से किसी संपत्ति को अधिग्रहित कर लेती है। तो अगर कोई इस प्रकार की आपकी अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति है कि सरकार ने उसको अनिवार्य रूप से ले लिया है, तो आपको क्या मिला होगा, उस पर कंपनसेशन मिला होगा। तो आपको कंपनसेशन भी मिल जा सकता है, तो सेल की जगह में हो जाएगा कंपनसेशन रिसीव। कंपनसेशन रिसीव्ड माने अगर आपने किसी मकान को बेचा है तो सेल प्रोसीड आ जाएगा, अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र वैल्यू आ जाएगी, या अगर आपने सरकार ने उस संपत्ति को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया है तो सरकार से आपको कंपनसेशन मिला होगा, तो वो कंपनसेशन की रकम आ जाएगी। वो आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर रख दिया। अब तीन में से कोई एक रकम होगी, या तो सेल प्रोसीड होगा, या तो ट्रांसफ़र वैल्यू होगा, या कंपनसेशन रिसीव होगा। अब इसमें करेंगे लेस एक्सपेंसेज ऑन सेल। एक्सपेंसेज ऑन सेल। देखिए, अगर आपने कोई पूंजीगत संपत्ति आपने कोई अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति को बेचा है, तो उसको बेचने में अगर आपने कुछ व्यय किया हुआ है, उसको विक्रय पर अगर आपने कुछ व्यय किया हुआ है, तो उसका जो सेल वैल्यू है, जो विक्रय मूल्य है, उस पर उसको हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेंसेज ऑन सेल आ जाएगा, और इस रकम को आप यहाँ रख करके क्या करेंगे, इस रकम से घटा देंगे। तो जो रकम आएगी उसको हम कहेंगे नेट प्रोसीड, नेट कंसिडरेशन। इसको कहेंगे नेट कंसिडरेशन, शुद्ध प्रतिफल। इसको क्या कहेंगे, नेट कंसिडरेशन। तो ये आपका नेट कंसिडरेशन निकालने के लिए जो आपका विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य में अगर आपने कोई रकम व्यय की है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर आपने कुछ भी व्यय नहीं किया तो आपको माइनस नहीं करना, वही रकम आपकी क्या हो जाएगी, नेट कंसिडरेशन हो जाएगी। अब इसमें आप कर दीजिए लेस। अब क्या करना है, प्राप्त करने की लागत, कास्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने इस संपत्ति को, जिस संपत्ति को बेच रहे हैं, ये संपत्ति आपने कितने में खरीदी थी, इस संपत्ति को आपने कितने में खरीदी थी, तो ये आपका हो जाएगा कास्ट ऑफ एक्विजिशन, या प्राप्त करने की लागत। कास्ट ऑफ एक्विजिशन, और इस रकम को हम अंदर लिख लेते हैं। अगर आपने उस संपत्ति को कितने में खरीदा था, ये रकम सबसे पहले हम लिख देते हैं कास्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने उस मकान के या उस संपत्ति के सुधार पर कुछ व्यय किया है, इस 36 महीने के दौरान अगर आपने उस संपत्ति के सुधार पर कुछ व्यय किया है, तो लिख देते हैं कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सुधार करने की लागत। अगर आपने मान लीजिए उस संपत्ति पर आपने कुछ सुधार किया है, और उस सुधार करने पर आपने कुछ व्यय किया है, तो उस रकम को भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके, और इन दोनों रकमों को, प्राप्त करने की लागत और सुधार की लागत, दोनों को जोड़ करके बाहर रख देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके बाहर रख देंगे, और इसके बाद जो आपका नेट कंसिडरेशन है, उस नेट कंसिडरेशन में इस रकम को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपकी हो जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी पूंजीगत संपत्ति, जो हमारी अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति है, अगर उसको हम बेचते हैं, तो बेचने पर हमको ये प्रक्रिया निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम उसका विक्रय मूल्य लिखेंगे, अगर बेचने पर हमारा कुछ व्यय हुआ है उसको लिख देंगे, हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, और उस मूल्य में से आपने जितने में संपत्ति को खरीदा है, प्राप्त करने की लागत, जितने में आपने उस संपत्ति को क्रय किया है, अगर आपने उस दौरान 36 महीने के अंदर आपने उस पर कुछ सुधार किया है, तो इन दोनों रकमों को जोड़ करके और नेट कंसिडरेशन में घटा देते हैं। घटाने के बाद जो रकम आती है वो आपकी हो जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपका अल्पकालीन पूंजी लाभ आ गया, इस प्रकार से निकालते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ।
दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अब हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ किस प्रकार से निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं, सबसे पहले सेल प्रोसीड, अगर आपने जितने में उस संपत्ति को बेचा है तो सबसे पहले आप सेल प्रोसीड लिख लेंगे और इसके बाद ट्रांसफ़र वैल्यू। अगर सवाल में आपके सेल प्रोसीड की जगह में या विक्रय मूल्य की जगह में अगर ट्रांसफ़र वैल्यू लिखा हुआ है तो आपको ट्रांसफ़र वैल्यू लिख लेना है। कभी कभी सरकार द्वारा कोई संपत्ति है उसको अनिवार्य रूप से ले ली जाती है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर सरकार को यदि कोई निर्माण कार्य कराना है, कोई पुल बनवाना है या कोई रोड बनवानी है तो क्या करता है सरकार, क्या करती है सरकार, वहाँ की जो भी ज़मीन होती है उसको अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लेती है और अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने के बाद जिनकी वो ज़मीन होती है उनको क्या करती है, मुआवजा दे देती है, कंपनसेशन दे देती है। तो इसी कंपनसेशन को हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन रिसीव्ड। जो मुआवजा मिल रहा है वो आपका हो जाएगा कंपनसेशन रिसीव्ड। कंपनसेशन रिसीव्ड। तो इस प्रकार से अगर कोई है तो आप इसको लिख लेंगे लेस एक्सपेंसेज ऑन सेल। एक्सपेंसेज ऑन सेल, आपने उस संपत्ति को बेचने में जो रकम बेची है उसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। अब इसमें करेंगे लेस। अब लेस क्या करेंगे, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले आपका आ जाएगा इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्त करने की सूचकांक लागत। प्राप्त करने की सूचकांक लागत। अगर आपने उस संपत्ति पर कुछ सुधार किया है तो वो आ जाएगा इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इन दोनों रकमों को जोड़ करके आप क्या करेंगे, बाहर रख देंगे और बाहर आप नेट कंसिडरेशन में इस रकम को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए अगर हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जो संपत्ति बेच रहे हैं वो कौन सी संपत्ति है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए संपत्ति को क्या होना चाहिए, संपत्ति आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, माने दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति कब होती है, अगर कोई संपत्ति करदाता के पास 36 महीने से अधिक समय तक है तो वो दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति हो जाती है। और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति को बेचने से जो लाभ हो रहा है वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है या दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो जाता है। परंतु अन्य संपत्तियों पर जो समय है वो 36 महीना का है।
परंतु अगर किसी करदाता के पास अंश हैं तो अंश भी आपकी संपत्ति है। तो अगर आपने अंशों को विक्रय किया है तो अंश यदि आपके किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीत हैं, लिस्टेड हैं, तो 12 महीने से अधिक समय तक अगर आपके पास रहे हैं तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपने कोई भवन या बिल्डिंग या भूमि भवन अगर आप बेच रहे हैं तो वो आपके पास यदि 24 महीने से अधिक समय तक रही है तो अगर आप उसको बेच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए कि हम जो संपत्ति को बेच रहे हैं या जिस संपत्ति पर हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं वो कैसी संपत्ति है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म पूंजीगत संपत्ति के बेचने से जो आय होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति के बेचने से जो आय होगी वो अल्पकालीन कैपिटल गेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इंडेक्स क्या है? देखिए इंडेक्स जो है तो महंगाई को देखते हुए सरकार हर साल ये सूचकांक घोषित कर देती है कि आपका इस साल का 112 है, इस साल का 189 है, इसका 212 है, इसका 313 है। वो सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला लगा करके सूचकांक ज्ञात करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि सरकार विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, विभिन्न स्थितियों को देखते हुए आपका एक निश्चित सूचकांक निकाल देती है कि इस सूचकांक ये होगा, इस वर्ष का सूचकांक, इस गत वर्ष का सूचकांक ये होगा। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपको जो कैपिटल गेन निकालना है तो कैसे निकालना है? जितने में आप संपत्ति को बेच रहे हैं और जितने में आपने संपत्ति को खरीदा है, इनका दोनों का अंतर आपका क्या होता है? लाभ होता है। उसी पर आपको टैक्स देना है। मान लीजिए कोई संपत्ति आपकी अल्पकालीन पूंजी लाभ है, अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति है। कोई ऐसी संपत्ति है जो आपके पास 36 महीने से कम समय तक है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं कि अगर कोई पूंजीगत संपत्ति आपके पास, मान लीजिए कि आपने 12 महीना पहले या 16 महीना पहले आपने उसको खरीदा था 5 लाख की। कितने खरीद था? 5 लाख का आपने क्रय किया 12 माह पूर्व, और जब आप उसको बेच रहे हैं तो उस समय उसकी कीमत हो गई 6 लाख। 6 लाख की आपने क्या किया? इसको विक्रय कर दिया। क्योंकि 12 महीने पहले आपने इसको खरीदा था तो ये 36 महीने से कम समय तक आपके पास रही है, तो क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट आपका हो जाएगा, देखिए सेल आपकी कितने की हुई? 6 लाख की, लेस कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का है? 5 लाख का। 6 लाख का आपने बेचा है, 5 लाख का आपने इसको खरीदा था। कास्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत कितनी थी? 5 लाख। तो 1 लाख आपका क्या हो गया? ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 1 लाख आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हो गया? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, अल्पकालीन पूंजी लाभ। अब जरा सोचिए, यहीं पर आपको निकालना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या निकालना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माने कोई संपत्ति जो आपने आज से 18-20 साल पहले खरीदा था। तो जो संपत्ति आप इस समय 6 लाख की बेच रहे हैं, उस संपत्ति को आपने आज से 18 साल या 20 साल पहले जब खरीदा होगा तो ये संपत्ति आपको 5 लाख पहले न मिली होगी, बल्कि कितने की मिली होगी? ये संपत्ति उस समय मिली होगी मुश्किल से 50,000 की, 60,000, क्योंकि उस समय महंगाई क्या थी? महंगाई उस समय कम थी। मान लीजिए जिस संपत्ति को आप 6 लाख की बेच रहे हैं वो आपने 12 वर्ष पूर्व खरीदा था। यहाँ पर आपने 12 माह पूर्व खरीदा है, तो इसको आपने 12 वर्ष पूर्व खरीदा था। और 12 वर्ष पूर्व जब आपने इसको खरीदा है तब उस समय 12 साल पहले उस संपत्ति की कीमत केवल 50,000 थी। कितनी थी? उस समय उस संपत्ति की कीमत केवल 50,000 की थी। तो अगर हम इस पर प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 लाख में आप बेच रहे हैं, 50,000 में आप खरीद रहे हैं, तो जो आपका प्रॉफिट निकलेगा कितना निकलेगा? 5,50,000। क्या ये प्रॉफिट सही है? क्या ये प्रॉफिट सही है? ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आज से 12 साल पहले जब हमने इस संपत्ति को खरीदा होगा उस समय आज की तरह महंगाई न रही होगी। उस समय आज की तरह महंगाई न रही होगी। उस समय कुछ महंगाई कम रही होगी, सस्ता ज़माना रहा होगा।
और यही संपत्ति अगर हम आज खरीदते हैं तो ये हमें कितने में बिकती। खरीदा था हमने 5 लाख की, अभी खरीदा है 1 साल 12 महीना पहले, परंतु यही जब हम 12 साल पहले खरीदे हैं तो ये संपत्ति हमारी कितने की मिली है, 50,000 की। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारी आज की महंगाई है, अगर ये 12 साल पहले यही महंगाई होती तो इसकी प्राप्त करने की लागत हमारी कितनी निकलती, इसकी जो हमारी कास्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कितनी निकलती। इसी को हम कहते हैं कि आज की महंगाई के आधार पर अगर हम उस समय का इंडेक्सेशन कर देंगे, इंडेक्स कास्ट निकाल लेंगे, तो उस समय जो क्रय करने की लागत हमारी 50,000 है, ये 50,000 न होगी, बल्कि ये लागत हमारी या तो 5 लाख हो जाएगी, या तो 5.5 लाख हो जाएगी, या 6.5 लाख, मतलब उसी से मिलता जुलता कुछ हो जाएगा। मतलब 50,000 रुपये का हमने जो 12 साल पहले क्रय किया है, इसको हम 50,000 को क्या करेंगे, इसको हम इंडेक्सेशन करेंगे। तो जितने भी आपकी दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, जितने में वो प्राप्त की गई हैं वास्तव में वो उनकी लागत नहीं है, बल्कि उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उन पूंजीगत संपत्तियों को आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कास्ट ऑफ एक्विजिशन आप केवल उन्हीं संपत्तियों पर रखना है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, परंतु यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं तो जो इंडेक्स नंबर हैं उन इंडेक्स नंबरों के आधार पर आपको इंडेक्सेशन करेंगे। तो ये जो 50,000 की संपत्ति है ये 50,000 नहीं निकलेगी और इंडेक्सेशन करने पर इसकी रकम बढ़ जाएगी और ये आपकी 5 लाख या 5.5 लाख या 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। और 5 लाख पहुंच जाएगी तब आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा और वो प्रॉफिट हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए इंडेक्स अगर करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है उसको समझ लीजिए। और हमको इंडेक्सेशन केवल उसी स्थिति में करना है यदि हमारे पास कोई संपत्ति 36 महीने से अधिक समय तक है, माने हम दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति का यदि निकाल रहे हैं तभी हमको क्या करना है, इंडेक्सेशन करना है। अगर अंश हैं तो 12 महीने से अधिक समय तक हैं तो उनका आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। यदि मकान है तो 24 महीने से अधिक समय तक है तो उसका आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। माने केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में ही आपको इंडेक्सेशन करना है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, प्राप्त करने की सूचकांक लागत। प्राप्त करने की सूचकांक लागत बराबर होता है प्राप्त करने की लागत गुणे विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक। तो आपका फार्मूला प्राप्त करने की जो इंडेक्स कास्ट निकालना है, इंडेक्स कास्ट ऑफ आपको एक्विजिशन निकालना है, वो इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर होता है प्राप्त करने की लागत जितने में आपने संपत्ति को खरीदा है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कास्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये कास्ट ऑफ एक्विजिशन का आपने जितने में संपत्ति को खरीदा है, इसके बाद संपत्ति के विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक। जब आपने संपत्ति को बेचा है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक क्या था। मान लीजिए कि आपने 2019-20 में बेचा है तो 19-20 का जो भी आपका लागत स्फीति सूचकांक हो जाएगा उसका हम यहाँ पर गुणा करेंगे। इसके बाद जिस प्रथम वर्ष में संपत्ति प्राप्त की गई हो उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक बटे, इसका बटे हो जाएगा जिस प्रथम वर्ष को संपत्ति प्राप्त की गई है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक या 1 अप्रैल 2001 का लागत स्फीति सूचकांक जो दोनों के बाद हो। अब ये फार्मूला है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो बिक्री मूल है उसमें से आपको प्राप्त करने की लागत ये होगा। 2 लाख का 3 लाख का आपने मकान खरीदा था या कोई संपत्ति खरीदी थी, उसको माइनस कर लेना है और आपके आ जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। परंतु जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, आपको सूचकांक निकालना पड़ेगा। तो प्राप्त करने की सूचकांक लागत क्या है? प्राप्त करने की लागत, मान लीजिए कि आज से 12 साल पहले आपने इस संपत्ति को 50,000 की प्राप्त किया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50,000 प्लस विक्रय वाले वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक, जिस वर्ष आपने संपत्ति को बेचा है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक क्या है। मान लीजिए कि ये आपका हो गया 50,000 का आपने मकान खरीदा था, इसके बाद जिस वर्ष आप बेच रहे हैं उस वर्ष का लागत सूचकांक मान लीजिए है कि 352 रुपये, तो ये बटा हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 352 रुपये। इसके बाद जिस प्रथम वर्ष को संपत्ति प्राप्त की गई है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक, मान लीजिए इसको आपने 12 वर्ष पहले प्राप्त किया और 12 वर्ष पहले था 2012, 12 वर्ष पहले कितना था 2012, और 2012 का जो सूचकांक है वो मान लीजिए था 213 रुपये। क्या था? 213 रुपये, तो बटे हो जाएगा 213 रुपये, ये हो गया। अब मान लीजिए अगर यही संपत्ति आपने 2012 को नहीं लिया था, बल्कि कब लिया था? इस संपत्ति को आपने लिया है 1948 को। क्या लिया है? 1948 को अगर आपने इस मकान को प्राप्त किया है तो ये बता रहा है कि जिस वर्ष लागत स्फीति सूचकांक प्राप्त की गई है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक या 1 अप्रैल 2001 का लागत स्फीति सूचकांक। अब देखिए 19 अप्रैल का तो कोई सूचकांक है नहीं, 2001 के पहले का जो भी है तो वहाँ पर आपको उनको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है? अगर 2001 के पहले की कोई संपत्ति है तो आपको 2001 का सूचकांक लिख देना है, और आपका ऐसी दशा में 2001 का जो भी सूचकांक होगा, मान लीजिए कि 113 है तो यहाँ पर आपको 113 लिख देना है। फिर आपको 148 के सूचकांक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 2001 का जो सूचकांक होगा वो सूचकांक आपको रख देना है। और इसके साथ साथ 1948 में अगर आपने मकान खरीदा है तो 2001 का सूचकांक आपको रखना है, और 2001 की आपको लागत भी दी हो गई सवाल में कि 2001 को इस संपत्ति की लागत इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50,000 नहीं लिखना, बल्कि 2001 की जो लागत है उस लागत को यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से हम किसी सवाल का क्या करते हैं, लागत स्फीति सूचकांक के आधार पर हम इंडेक्सेशन कर लेते हैं, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मान लीजिए सवाल में आपके दिया हुआ है कि इस मकान की संपत्ति को फला वर्ष पर सुधार पर 20,000 रुपये व्यय किए गए, तो अगर आपका इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले के आधार पर आपको इम्प्रूवमेंट भी, इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकाल लेना है। बस जहाँ पर प्राप्त करने की लागत लिखा होगी जो रकम, वहाँ पर आपको कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या सुधार की लागत लिख देना है, और जिस वर्ष आप बेच रहे हैं उस वर्ष का आपको इंडेक्स नंबर लिख देना है, बटे जिस वर्ष आपने सुधार किया है उस वर्ष का जो सूचकांक होगा वो लिख देना है। और आपके सवाल में, परीक्षाओं में सवाल में ये इंडेक्स नंबर दिए रहते हैं, आपको याद नहीं करना है। क्या रहता है? ये सब दिए रहेंगे कि इस वर्ष संपत्ति बेची गई है, उस वर्ष का सूचकांक ये है, और जिस वर्ष संपत्ति नहीं बेची है, जिस वर्ष संपत्ति प्राप्त की गई है उस वर्ष का लागत स्फीति सूचकांक ये है। इसी प्रकार से आपको इंडेक्स नंबर का भी सूचकांक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी आपको इंडेक्सेशन कर लेना है, लागत स्फीति सूचकांक के आधार पर उसका भी मूल ज्ञात कर लेना है। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर सुधार करने की लागत दी हुई है और सुधार आपने 2001 के पहले किया है, क्या किया है? 2001 के पहले किया है, तो उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, उसका आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। अगर आपने सुधार 1 अप्रैल 2001 के पहले किया है तो उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी, उसका इंडेक्सेशन आपको नहीं करना है, केवल प्राप्त करने की लागत आपको निकालना है, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। परंतु यदि सुधार 2001 के बाद किया गया है तो उसको भी आपको इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो ये तो थे हमारा
कुछ एग्जाम्पल के आधार पर हमने समझने की कोशिश किया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, और अगर हम पूंजी लाभ निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म पूंजी लाभ कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म पूंजी लाभ कैसे निकालते हैं, उनके नियम क्या हैं, किस प्रकार से हम उनका इंडेक्सेशन करते हैं, लागत स्फीति सूचकांक के आधार पर हम किस प्रकार से किसी करदाता के पूंजी लाभ ज्ञात करते हैं। अब देखिए, किसी करदाता के कुछ कटौतियाँ दी हुई हैं। क्या दी हैं? कटौतियाँ दी हुई हैं। तो उन कटौतियों को किस प्रकार से लिखते हैं, तो अब हम देखेंगे। अगर कोई करदाता अगर पूंजी लाभ हो रहा है तो उस पूंजी लाभ से उसको क्या क्या छूटें प्राप्त हैं। तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स। एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स। ऐसे कौन कौन से छूटें हैं जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत मिली हुई हैं। पहला है आपका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, नंबर 1 है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, deduction in respect of capital gain arised from transfer of रेजिडेंटल हाउस। देखिए, ये धारा 54 के अंतर्गत आपको छूट मिली हुई है। धारा 54 के अंतर्गत छूट मिली है। देखिए, अगर किसी करदाता के पास एक रहने वाला मकान है, अगर किसी करदाता के पास एक रहने वाला मकान है और उस मकान को वो बेच देता है, क्या करता है, उस मकान को वो बेच देता है और उसको बेचने से उस रिहायशी मकान को, रेजिडेंटल हाउस माने उस रिहायशी मकान को बेचने से उसको कोई पूंजी लाभ हो रहा है, उस रिहायशी मकान को बेचने से उसको कोई पूंजी लाभ हो रहा है, तो उस पूंजी लाभ की रकम से मकान की विक्रय की तिथि से, रिहायशी मकान के विक्रय की तिथि से 1 साल के पहले या 2 वर्ष के बाद कोई नया मकान क्रय कर लेता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिस तिथि को कोई करदाता अपना मकान बेच रहा है, उस तिथि से 1 साल के पहले और 2 वर्ष के बाद तक यदि कोई नया मकान क्रय कर लेता है या विक्रय की तिथि से 3 वर्ष के बाद भी कोई नया मकान बनवा लेता है, तो इसलिए इस कार्य में वो जितनी रकम व्यय करता है उसकी छूट उसको धारा 54 के अंतर्गत मिल जाती है। मतलब एक करदाता ने, मान लीजिए कि कोई मकान बेच दिया और उसको बेचने से उसको 5 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। किसी करदाता ने कोई रिहायशी मकान बेच दिया और उस बेचने के बाद उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए का हो रहा है, परंतु मान लीजिए कि इसने 31 दिसंबर 2012 को विक्रय कर दिया। तो इस तारीख से 1 वर्ष के पहले, 1 वर्ष के पहले माने 31 दिसंबर 2011 को, और 2 वर्ष के बाद तक मतलब 31 दिसंबर 2012 2014 तक कोई मकान क्या करता है, क्रय कर लेता है, या 3 वर्ष के बाद तक कोई मकान बनवा लेता है। मतलब 2012 को विक्रय कर रहा है तो इसका 3 साल क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 12 से 13 14 15, 31 दिसंबर 2015 तक कोई मकान क्या कर लेता है, बनवा लेता है। तो इस कार्य में वो जितनी रकम व्यय करता है उसकी छूट आपको इस 5 लाख से मिल जाएगी।
मान लीजिए कि उसने 2015 तक एक मकान 2 लाख का बनवा लिया, नया मकान 2 लाख का बनवा लिया, तो यहाँ पर जो उसको छूट मिल जाएगी तो कितने की मिल जाएगी, 54 के अंतर्गत 2 लाख की उसको छूट मिल जाएगी और 3 लाख पर आपको टैक्स देना है। 3 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी करदाता ने अपना रिहायशी मकान बेच दिया है और विक्रय की तिथि से पहले 1 वर्ष के पहले या 2 वर्ष के बाद कोई मकान क्रय कर लिया है या 3 वर्ष के बाद तक कोई नया मकान बनवा लिया है, तो इस कार्य पर वो जितनी रकम व्यय करता है उसकी कटौती धारा 54 के अंतर्गत उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये तो आपकी पहली कटौती है जो कैपिटल गेन के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरी कटौती, यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दें कि यदि करदाता 1 वर्ष के पहले और 3 वर्ष के बाद तक भी यदि अपना कोई मकान नहीं बनवा पाता या अपना कोई मकान नहीं खरीद पाता, तो वो किसी भी बैंक में, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में पूंजी लाभ खाता योजना में वो रकम जमा कर दे कि इस रकम पर हमको मकान बनवाना है। क्या कर दे, जो आपको पूंजी लाभ हुआ है उस रकम को पूंजी लाभ खाता जमा योजना में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवा करके अगर वो रकम जमा कर देता है, कब तक, 3 वर्ष के बाद तक भी वो रकम जमा कर देता है, तो भी उसको छूट मिल जाएगी। क्या करेगा, मान लीजिए जिस तारीख को उसने रकम पूंजी लाभ हुआ उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, अब उस पर उसको टैक्स देना है, मकान क्रय नहीं कर पा रहा है, मकान खरीद नहीं पा रहा है, मिल नहीं रहा है या अन्य कुछ कारण है, नया मकान बनवा भी नहीं पा रहा है, परंतु उसने अगर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पूंजी लाभ खाता जमा योजना 1988 के अंतर्गत रकम जमा कर देता है कि भविष्य में मैं इस रकम से अपना नया मकान खरीद लूँगा या नया मकान बनवा लूँगा, तो इस कार्य पर वो जितनी रकम व्यय करेगा या जितनी रकम वो जमा करेगा उसकी भी छूट उसको धारा 54 के अंतर्गत मिल जाएगी, उसकी भी छूट उसको धारा 54 के अंतर्गत मिल जाएगी। परंतु शर्त ये है कि जब आप जमा कर रहे हैं उसके 3 वर्ष के अंदर आपको नया मकान बनवा लेना है या खरीद लेना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो आपकी छूट रद्द कर दी जाएगी और तीसरे वर्ष वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आ जाइए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन। दूसरा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन arised from transfer of agriculture land, arised from transfer of एग्रीकल्चर लैंड, और ये आपका है अंडर सेक्शन 54B। देखिए धारा 54B के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई कृषि योग्य भूमि है, और कृषि योग्य भूमि कौन सी, जो शहरी क्षेत्र में स्थित हो, ऐसी कृषि योग्य भूमि जो शहरी क्षेत्र पर हो। ग्रामीण क्षेत्र की तो आप जानते हैं कि करमुक्त होती है, अगर शहरी क्षेत्र पर है तो उस भूमि को अगर आपने बेच दिया है और उसको बेचने से आपको कोई पूंजी लाभ हो रहा है, तो उस विक्रय की तिथि से 1 वर्ष के पहले और 2 वर्ष के बाद यदि आपने कोई कृषि योग्य भूमि खरीद लिया है, तो जितनी रकम आपने नई कृषि योग्य भूमि की खरीदने पर व्यय किया है उसकी छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपने विक्रय की तिथि से 1 वर्ष के पहले या 2 वर्ष के बाद तक आपने कोई नया कृषि योग्य भूमि खरीद लिया है, तो नए कृषि योग्य भूमि को खरीदने में जितनी रकम आप व्यय करते हैं उसकी छूट आपको धारा 54 की उपधारा B के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भी वो चीज़ है, अगर आप 2 वर्ष के अंदर भी आप नया कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद पाते हैं तो आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पूंजी लाभ खाता जमा योजना 1988 के अंतर्गत अगर आपने कोई रकम जमा कर दी है कि इस पैसे से हम कृषि योग्य भूमि खरीदेंगे, तो अगर आपने ये कर दिया है तो भी आपको इसकी छूट मिल जाएगी। अब अगला है रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइज्ड फ्रॉम deduction in respect of capital gain
arised from compulsory acquisition। अगर सरकार ने आपकी कोई संपत्ति है उसको कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया है, कहीं पर आपका प्लाट पड़ा है उसको सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, या आपकी कोई बिल्डिंग है वहाँ पर आपका कोई व्यवसाय चल रहा था, सरकार को वहाँ पर कुछ बनवाना है, कोई निर्माण कार्य करना है तो सरकार उसको भी अधिग्रहित कर लेती है। तो इस प्रकार से ये धारा 54 का डी है, ये आपका क्या है, अंडर सेक्शन 54D, धारा 54D। तो अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई अधिग्रहण कर लिया है तो जो भी रकम आपने की इसमें प्राप्त हुई है और उस रकम से आपने कहीं दूसरी जगह उसी प्रकार की कोई संपत्ति क्रय कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कोई प्लाट था, उस प्लाट को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है और उस पैसे से आपने 2 वर्ष के अंदर कहीं पर नया प्लाट खरीद लिया है, उसी प्रकार की कोई संपत्ति अन्य स्थानों पर आपने क्रय कर ली है, तो जितनी रकम आप इस पर व्यय करते हैं वो रकम आपकी कर मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने पूंजी लाभ खाता जमा योजना 1988 के अंतर्गत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भी अगर आपने कोई रकम जमा कर दी है तो उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। चौथा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइज्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंटल हाउस। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन arised from transfer of capital assets, transfer of capital assets to रेजिडेंटल हाउस। देखिए, यदि आपने कोई पूंजीगत संपत्ति बेची है और उस पूंजीगत संपत्ति को बेचने के बाद आपका कोई रहने वाला एक ही मकान है, तो और उस पूंजीगत संपत्ति को बेचने के बाद आप कोई एक रिहायशी मकान क्रय कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोई रिहायशी मकान 1 वर्ष के पहले या 2 वर्ष के बाद कोई रिहायशी मकान क्रय कर लेते हैं, या 3 वर्ष के अंदर आपने कोई रिहायशी मकान बनवा लिया है, तो वो धारा 54F के अंतर्गत, धारा 54F के अंतर्गत जो रकम आप रिहायशी मकान पर व्यय करेंगे वो कटौती योग हो जाती है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वो आपका नंबर 1 में क्या था, अगर आपने कोई रिहायशी मकान बेचा है और उसके बदले में रिहायशी मकान क्रय किया है तो वो आपका धारा 54 के अंतर्गत कटौती योग होता है। परंतु यदि आपकी कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति है और उस पूंजीगत संपत्ति को बेच करके आपने रिहायशी मकान बनवाया है, तो रिहायशी मकान पर जितनी रकम आप व्यय करते हैं वो धारा 54F के अंतर्गत कटौती योग होती है। और कितनी कटौती योग होती है, मान लीजिए कि आपको मिला 5 लाख रुपए, कहेगा पूंजी लाभ आपको हो रहा है 5 लाख का, और आपने जो रिहायशी मकान बनवाया है कितने का बनवाया है, 8 लाख का। कितने का बनवाया है, 8 लाख का, तो पूरी रकम कटौती योग हो जाएगी। परंतु यदि आपने जो पूंजी लाभ है वो है आपका 50,000 का और नया मकान आपका कम लागत का है, तो वो आपका अनुपातिक कटौती योग होता है। पूरा कटौती योग नहीं होता, बल्कि वो अनुपातिक कटौती योग हो जाता है। अगला है 5वां है, अगर आपका मकान किसी ऐसी जगह पर है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर आपने उसको इंडस्ट्रियल एरिया से हटा करके कहीं देहाती एरिया में अपना व्यापार लगाते हैं तो वो उस पर भी रकम आपकी कटौती योग हो जाएगी। 5वां है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ capital gain arised from urban area and rural area, arised from shifting of industry
अर्बन एरिया और रूरल एरिया। देखिए, अगर आपकी कोई औद्योगिक इकाई है, कहाँ पर एरिया स्थित है, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो अगर सरकार ने उसको अंडरटेकिंग के द्वारा ले लिया है और कह दिया है कि आप इसको कहीं दूसरी जगह ले जाए, जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं कि सरकार उसको बंद करा रही है और कह रही है कि आप किसी देहाती क्षेत्र में अपनी इन फैक्ट्रियों को या उद्योग धंधों को ले जाइए। तो अगर अंडरटेकिंग के आधार पर सरकार ने आपकी किसी इंडस्ट्री को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कहा हुआ है, तो आपने अगर अपनी इंडस्ट्री को बंद करके किसी नई जगह पर इंडस्ट्री क्रय कर ली है या नई इंडस्ट्री लगा ली है, तो नई इंडस्ट्री के संबंध में आप जो रकम व्यय करेंगे वो धारा 54G के अंतर्गत कटौती योग्य होता है। धारा 54G के अंतर्गत कटौती योग्य होता है। ये आपका है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये आपका है। तो ये आपकी मेन कटौतियाँ थीं जो धारा 54 के अंतर्गत कटौती योग्य होती हैं। ये कटौतियाँ कौन सी हैं? धारा 54 के अंतर्गत कटौती योग्य होती हैं और ये पूंजी लाभ में लागू होती हैं। अगर करदाता ने कोई पूंजीगत संपत्ति को बेचा है और उसको पूंजी लाभ हो रहा है, तो उस पूंजी लाभ से वो इन चीज़ों पर अगर व्यय कर रहा है तो उसको कटौती मिल जाएगी। अगर इन पर व्यय नहीं कर रहा है तो जितनी भी रकम होगी पूरी रकम पर उसको सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का प्रावधान था, जो कि हमने कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत जो हमारे प्रावधान थे, किस प्रकार से हमको पूंजी लाभ निकालना है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारी संपत्ति कैसी है, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति है कि दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति है। उनसे जो हमको लाभ होगा वो अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा या दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा, उनको हम निकालेंगे कैसे, उनका हम सूचकांक लागत के आधार पर इंडेक्सेशन कैसे करेंगे और इंडेक्सेशन करने के बाद जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसमें हमको क्या क्या छूटें प्राप्त हैं, क्या क्या कटौतियाँ हैं। तो ये सब कटौतियाँ हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब आइए आते हैं इसके आगे MCQ क्वेश्चन कि इसके शीर्षक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से MCQ क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों ये हैं आपके कुछ MCQ क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला है आपका, पूंजीगत लाभ को कितने भागों में बांटा गया है। पूंजीगत लाभ को कितने भागों में बांटा गया है? हमने आपको बताया था कि पूंजीगत लाभ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ वो है जो अल्पकालीन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ वो है जो दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पहले का ए ऑप्शन सही है कि पूंजी लाभ कितने प्रकार का होता है? पूंजी लाभ 2 प्रकार का होता है। दूसरा है, निम्न में कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? नंबर ए, व्यापार की ख्याति, ये आपकी पूंजीगत संपत्ति है, इसको अगर आप बेचेंगे तो पूंजी लाभ होगा। आभूषण, ये भी आपका पूंजीगत संपत्ति है, इसको बेचने से आपका पूंजी लाभ होगा। व्यापारिक माल का रहतिया, ये आपका पूंजीगत संपत्ति नहीं है। तो दूसरे का सी, व्यापारिक माल का अगर कोई रहतिया है तो ये कहे में आ जाएगा, ये व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर पूंजी लाभ में नहीं आएगा। कब? व्यापारिक माल का रहतिया। व्यापारिक माल का रहतिया आप जानते हैं कि जो रहतिया रखा रहता है वो बिक्री के लिए रखा रहता है, बिक्री के बाद जो माल बचा वही आपका रहतिया बच जाता है, वही रहतिया हो जाता है। तो ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली में जो कृषि योग्य भूमि है वो आपकी पूंजीगत संपत्ति है, आभूषण भी आपकी पूंजीगत संपत्ति है, ख्याति भी आपकी पूंजीगत संपत्ति है। अगर आप व्यापार की ख्याति को बेचेंगे तो पूंजीगत संपत्ति होती है, परंतु अगर आप व्यापारिक माल के रहतिया को बेचते हैं तो वो आपका पूंजीगत संपत्ति नहीं है। एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा। एक साझेदारी फर्म ने रिहायशी मकान बेचा, फर्म को किस धारा के अंतर्गत पूंजी लाभ में छूट मिल सकती है? कोई साझेदारी फर्म है, उसका कोई रिहायशी मकान उसने बेच दिया है और उसके बदले में उन्होंने कोई दूसरा मकान बनवा लिया है, तो ये आपका धारा 54EC के अंतर्गत कटौती मिल जाएगी। किस धारा के अंतर्गत कटौती योग्य होगा? ये आपका धारा 54EC के अंतर्गत कटौती योग्य हो जाएगा या कर मुक्त हो जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी धारा 54EC के अंतर्गत। घरेलू फर्नीचर को बेचने पर आय है, कर योग्य, कर मुक्त, पूंजी लाभ, आयगत लाभ। देखिए, आपको कोई घरेलू फर्नीचर है, अगर आपको उसको बेच देते हैं तो आपका पूंजीगत संपत्ति नहीं होती है। घरेलू फर्नीचर है, कपड़े हो गए, आपके बर्तन हो गए और जो डेली यूज वाले बिस्तर हैं, तो ये आपकी पूंजीगत संपत्तियाँ नहीं होती हैं। इनको अगर आप बेचते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये कर मुक्त हो जाएंगे। क्यों कर मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि इनको पूंजीगत संपत्तियाँ ही नहीं माना गया है। और पूंजी लाभ तभी होता है जब कोई पूंजीगत संपत्ति बेची जाती है। तो आपका घरेलू फर्नीचर है, अगर आप उसको बेच रहे हैं तो पूंजीगत संपत्ति नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगी? कर मुक्त हो जाएगी।
5वां है अंशों में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखे। अंशों में दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखता है। कितने दिन? 12 माह से कम, 12 माह या 12 माह से अधिक, कोई नहीं। देखिए हमने आपको बताया था कि कोई भी पूंजीगत संपत्ति दीर्घकालीन तब होती है जब वो करदाता के पास 36 महीने से अधिक समय तक रही हो, परंतु अंशों की दशा में ये 12 महीने हैं। माने कोई भी अंश यदि करदाता के पास 12 महीने से अधिक समय तक हैं तो दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति बन जाती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी दिया है 12 माह से अधिक। तो 5वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर कोई अंश करदाता के पास हैं, यदि वो 12 महीने से अधिक समय तक करदाता के पास हैं तो आपकी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति हो जाते हैं। 6वां है कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को किस आय की श्रेणी में रखा जाएगा? आपका कोई कृषि योग्य भूमि है, उसको आप बेच देंगे तो क्या है? पूंजी लाभ होगा? वो पूंजी लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई कृषि भूमि बेच दी जाती है जो देहाती क्षेत्र में होती है तो वो आपका पूंजी लाभ नहीं होता। कृषि आय, वो कृषि आय भी नहीं होगी, व्यवसाय की आय, व्यवसाय की आय भी नहीं होगी। इसका मतलब है अगर आप कोई कृषि योग्य भूमि बेच रहे हैं तो ना तो कृषि आय है, ना वो पूंजी लाभ है, ना वो व्यवसाय की आय है। तो आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये डी आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। 7वां है पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई पूंजीगत लाभ है वो दीर्घकालीन कब होगा? जब आप कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को बेचेंगे। दीर्घकालीन पूंजी लाभ कब होगा? जब कोई आप दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति को बेचेंगे। और दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति कब होती है? जब कोई संपत्ति करदाता के पास 36 महीने से अधिक समय से हो। कितने महीने तक? 36 महीने से अधिक समय से अगर कोई संपत्ति है तो वो दीर्घकालीन हो जाती है। तो 7वां का सी आंसर सही है। 7वें का सी आंसर सही है। तो ये आपका 36 माह से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी लाभ उदित होता है। पूंजी लाभ कब होता है? पूंजी लाभ कब आता है? जब व्यापार की पूंजी पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, व्यापार के माल पर या ये सभी पर। 8वां प्रश्न है आपका पूंजी लाभ उदित होता है। व्यापार की पूंजी पर नहीं उदित होता है, क्योंकि व्यापार की पूंजी पर जो भी होता है तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर हमने आपको बताया था कि पूंजी लाभ तब होता है जब आप कोई पूंजीगत संपत्ति को बेचते हैं या उसका हस्तांतरण करते हैं। अब अगर आपके पास कोई अल्पकालीन पूंजीगत संपत्ति है तो उससे जो लाभ होगा वो अल्पकालीन पूंजी लाभ हो जाएगा। अगर कोई दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति है उसको बेचने से आपको जो लाभ होगा वो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूंजी लाभ तब होता है जब आप कोई पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं या किसी पूंजीगत संपत्ति को बेच देते हैं। तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा। 8वें का बी आंसर सही होगा, हो जाएगा पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। अगला है ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होगा। ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होगा अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कोई ह्रास होने वाली संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी है, उस मशीनरी में पहले साल वो मशीनरी रही आपकी 10,000 की, उसका 10% आपने ह्रास लगा दिया, 10% ह्रास लगा दिया तो 1,000 रुपये, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 के बाद जब आपने देखा तो अगले साल संपत्ति कितने की बची? 9,000 की। अगले साल फिर 10% ह्रास लग गया तो 9,000 में आपने फिर 10% लगाया, 900 रुपये फिर ह्रास लगा दिया तो 900 रुपये ह्रास लग गया, तो अगले साल संपत्ति बची आपकी 8,100 की। इस प्रकार जो संपत्ति होती हैं जिसमें हर साल ह्रास लगता रहता है तो वहाँ पर भी वो संपत्ति आपकी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति नहीं होती है। ऐसी संपत्ति आपकी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति नहीं होती है। उसको हम ये नहीं देखेंगे कि 36 महीने से है कि 12 महीने से है कि क्या है। अगर किसी संपत्ति पर हर साल नियमानुसार ह्रास लग रहा है तो उस संपत्ति के बेचने से जो लाभ होगा वो अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। तो 9वें का आपका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन पूंजी लाभ, ए नंबर। 9वां है ह्रास होने वाली संपत्ति का पूंजी लाभ होगा नंबर ए अल्पकालीन, नंबर बी दीर्घकालीन, नंबर सी कर मुक्त, नंबर डी में से कोई नहीं। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा अल्पकालीन। अगला है पूंजी संपत्ति नहीं है। पूंजी संपत्ति कौन सी नहीं है? नंबर ए गांव में स्थित कृषि भूमि, व्यापार की ख्याति, व्यापार में प्रयुक्त मोटर कार, और नंबर डी आभूषण। तो देखिए गांव में जो कृषि योग्य भूमि होती है, गांव में जो कृषि योग्य भूमि होती है वो पूंजी संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि पूंजी संपत्ति वो होती है जिसको बेचने से आपको पूंजी लाभ होगा। तो जो देहात की कृषि योग्य भूमि होती है उनको जब आप बेचते हैं तो पूंजी लाभ उस पर नहीं निकलता है। इसलिए जो गाँव की पूंजी संपत्ति वो क्या है? वो पूंजी संपत्ति नहीं है। अगर गाँव में कोई कृषि योग्य भूमि है तो पूंजी संपत्ति नहीं है। तो 10वें का आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए गाँव में स्थित कृषि भूमि। अगर गाँव में कोई कृषि योग्य भूमि है
तो वो पूंजीगत संपत्ति नहीं होती है। व्यापार की ख्याति ये आपकी पूंजीगत संपत्ति है। व्यापार में प्रयुक्त मोटर कार, अगर किसी व्यापार में कोई मोटर कार है उसको आप बेच रहे हैं तो ये भी आपकी पूंजीगत संपत्ति है। आभूषण हमने आपको बताए थे कि आभूषण भी आपके पूंजीगत संपत्ति होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। अगर हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ जब निकालते हैं तो क्या ज्ञात करते हैं? प्राप्त करने की लागत, कुल लागत, निर्देशांक लागत या विक्रय लागत। हमने आपको बताया था कि जब हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते हैं तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं? निर्देशांक लागत, माने इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, सूचकांक लागत, प्राप्त करने की सूचकांक लागत ज्ञात करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्देशांक लागत। क्या सही हो जाएगा? निर्देशांक लागत। अगर हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना करते हैं तो वहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ता है? इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमको निर्देशांक लागत ज्ञात करते हैं। अब प्राप्त करने की लागत, कास्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ ज्ञात करते हैं? जब अल्पकालीन पूंजी लाभ ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ता है प्राप्त करने की लागत, कास्ट ऑफ एक्विजिशन। कब? अल्पकालीन पूंजी लाभ निकालने में। कुल लागत तो आपका जानते हैं, कुल लागत टोटल, वो यहाँ पर आपका उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कुल लागत से आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल 2 लागतों पर ध्यान देते हैं, जो प्राप्त करने की लागत या इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन या सूचकांक लागत। तो ये आपका यहाँ पर निर्देशांक लागत या सूचकांक लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय लागत से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे MCQs क्वेश्चन थे जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत थे। ये हमने बहुत सोच विचार के ये आपके क्वेश्चन लाए हैं, इनको आप देख लेना और इनको समझ लीजिएगा। ये हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर कोई MCQ क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा, हम उसको दोबारा आपको फिर समझा देंगे। इसके अलावा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और जो बच्चे हमारे इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट करिए, जिससे हमको जानकारी मिले कि हमारा वीडियो कैसे बना हुआ है। और इसके साथ साथ मैं एक बार पुनः आपको सूचना दे दूं कि आपके पेपरों के बाद मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं या बीकॉम कर चुके हैं तो आपको किस फील्ड में जॉब करना चाहिए, आपको ऐसा कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए कि आपको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी पैकेज का जॉब मिल सके। तो इस विषय में मैं अनेकों जगह पता लगा करके अनेकों पत्रिकाओं से वो सब मैटर पूरा इकट्ठा कर रहा हूँ और इकट्ठा करने के बाद जब आपके पेपर हो जाएंगे तो इसके बाद मैं इस पर एक बहुत विस्तार से वीडियो लाऊंगा। निश्चित ही वो वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप वो वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि बीकॉम करने के बाद हमको और ऐसा क्या डिप्लोमा कर लेना चाहिए, ऐसी क्या डिग्री कर लेनी चाहिए कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। इसके लिए वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। जब आपके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी पेपर हो जाएंगे तो मैं इस पर एक विस्तार से एक बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरे आंकड़े रहेंगे, कहाँ पर क्या कोर्स होगा, उसकी फ़ीस क्या होगी, वहाँ पर कितने महीने का कोर्स है, उसको करके आप किस फील्ड पर जॉब मिल सकती है, इस पर बहुत विस्तार से वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों पुनः आपको एक बार इस निवेदन के साथ कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में शेयर करिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।